हेलो एवरीवन, वेलकम टू एंजल स्मार्ट क्लासेस। हमने एचटेट के 3 इयर्स पेपर्स की ये सीरीज़ स्टार्ट की है, जिसमें हम 3 पार्ट तो कर चुके हैं। आज 4th पार्ट है ये। नवंबर का पेपर हम कर चुके हैं कंप्लीट, जनवरी का 1 पार्ट कर चुके हैं, अब ये 2nd पार्ट है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। चलिए, क्वेश्चन 121 है, 30 क्वेश्चन कर चुके हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग वुड नॉट कोज आइदर एन अंडर और ओवर अब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड। हमें पता होना चाहिए अंडर और ओवर क्या होता है। देखो एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। स्टैंडर्ड कोस्टिंग के अकॉर्डिंग हमने सपोज ये एस्टिमेट लगाया कि हमारी कॉस्ट कितनी होएगी, ठीक है, 5000। बट अगर कॉस्ट कम ज़्यादा भी हो सकती है। अगर 5000 ही आई तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट ये पॉसिबल है ना कि कॉस्ट कम भी आ सकती है, ये भी आ सकती है कॉस्ट, हमारी एक्चुअल कॉस्ट हो सकता है, हमारी एक्चुअल कॉस्ट क्या आ जाए, ज़्यादा भी आ सकती है। ठीक है, कम भी हो सकती है और ज़्यादा भी हो सकती है। यही है अंडर और ओवर अब्जॉर्प्शन। कॉस्ट का कम होना या ज़्यादा होना एक्चुअल कॉस्ट का एस्टिमेटेड कॉस्ट से, यही कहलाता है अंडर और ओवर अब्जॉर्प्शन। ठीक है, अब देखो, अब 5000 एस्टिमेट की थी, 5200 आ गई, ज़्यादा आ गई। ठीक है, तो ये हो गया अंडर अब्जॉर्प्शन। ठीक है, एक्चुअल कॉस्ट जो है ज़्यादा आ जाती है, अंडर अब्जॉर्प्शन कहलाता है। अब इसका क्या पूछ रहा है, कोजिस कौन सा नहीं है, तो हमें सबसे पहले रीजन्स उसके पता होने चाहिए। देखिए, ये कोजिस या रीजन्स हैं। द एक्चुअल हार्स या टाइम, एक्चुअल टाइम कम ज़्यादा हो सकता है। एक्चुअल ओवरहेड कॉस्ट कम ज़्यादा हो सकती है। ठीक है, कोई मेथड जो है वो सही नहीं है, कोई एक्सपेंसेस जो हैं अनएक्सपेक्टेड हो सकते हैं। ठीक है, ये सारे इसके कोजिस हैं। ठीक है, अब देखो कौन सा नहीं है। एक्चुअल टाइम ये तो है। एक्चुअल कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट लेबर बीइंग ग्रेटर देन, ये आएगा आंसर। ठीक है, ये इसका कोजिस नहीं है। ठीक है, बाकी एक्चुअल ओवरहेड भी है, हमने कर लिया ये रीजन्स में, आंसर आएगा 2। विच रिसर्च इंक्लूड ऑल टाइप्स ऑफ रिसर्च इनटू ह्यूमन मोटिव्स। देखो कई बार क्या होता है कि क्वेश्चन में ही ना आंसर मिल जाता है हमें। देखो, इनटू ह्यूमन मोटिव्स की बात कर रहा है। व्हेन इट रेफर्स टू क्वालिटेटिव रिसर्च डिजाइन टू अनकवर द कंज्यूमर सब कॉन्शियसनेस और हिडन मोटिवेशन। देखो मोटिवेशन की बात कर रहा है, तो ये रिसर्च कौन सी होगी, मोटिवेशनल रिसर्च। मोटिवेशनल रिसर्च क्या होती है, वो रिसर्च जो इंक्लूड करती है ऑल टाइप ऑफ रिसर्च इनटू ह्यूमन मोटिव्स, ये आ जाएगा मोटिवेशनल रिसर्च। Which among the following is not an assumptions of MM theory of capital structure। इंपॉर्टेंट थ्योरी है कैपिटल स्ट्रक्चर की। MM की एजम्पशंस काफ़ी बार आती है, ये एजम्पशंस MM की ना, कि कौन सी एजम्पशंस नहीं है, तो हमें एजम्पशंस अच्छे से पता होनी चाहिए। देखो, एग्जिस्टेंस ऑफ परफेक्ट कैपिटल मार्केट। अब परफेक्ट कैपिटल मार्केट में क्या क्या आएगा, कोई ट्रांजैक्शन कॉस्ट, फ्लोटेशन कॉस्ट, ये कोई भी नहीं है। यानी कि आप शेयर बाय करते हो, सेल करते हो, तो कोई कॉस्ट नहीं आती है आपकी। ठीक है, और जो भी मार्केट में इंफॉर्मेशन है वो सभी के पास अवेलेबल है। ठीक है, विदाउट एनी कॉस्ट के। और इन्वेस्टर क्या है, फ्रीली परचेज सेल कर सकते हैं। रिस्क क्या है, होमोजीनियस, सभी के लिए सेम। होमोजीनियस मीन्स सभी के लिए सेम। होमोजीनियस, सभी की सेम एक्सपेक्टेशन। डिविडेंड पे आउट रेशो 100% मीन्स सारा का सारा डिविडेंड क्या कर दिया जाता है, पे कर दिया जाता है, कुछ भी रिटेन नहीं किया जाता। टैक्सेस अब्सेंट हैं, टैक्सेस है ही नहीं। ठीक है, अब देखो कौन सी थी, नहीं है। देखो होमोजीनियस एक्सपेक्टेशन हमने पढ़ लिया, टैक्सेस नहीं थे, ये भी ठीक है। इम्परफेक्ट कैपिटल मार्केट, इम्परफेक्ट नहीं था, वहाँ पे क्या था, ध्यान दिया हो तो आपने, परफेक्ट कैपिटल मार्केट, तो 3rd आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है ग्रुप ऑफ फर्म्स इन एन इंडस्ट्री फॉलोइंग द सेम एंड सिमिलर स्ट्रेटजी। देखो, जिसकी सेम स्ट्रेटजीज होती है उसको क्या कहते हैं, स्ट्रेटेजिक ग्रुप कहते हैं। अब स्ट्रेटेजिक ग्रुप क्या है ये देख लीजिए, क्या होती हैं, जिसकी सिमिलर बिजनेस मॉडल होगा या सिमिलर स्ट्रेटजीज होंगी। ठीक है, ग्रुप कोहेसिवनेस क्या होता है, आपके ग्रुप के लिए कितनी आप अटैच्ड हो ग्रुप से, कितनी आप कमिटमेंट है आपके ग्रुप के लिए, कितना आपका इंटरेस्ट है, वो होता है ग्रुप कोहेसिवनेस। उरुग्वे राउंड पर्टेन्स टू, देखो सबसे पहले क्या बना था, गैट। गैट कब बना था, गैट बना था 1 जनवरी 1948 में गैट बना था। किस पर्पज़ के लिए बनाया गया था, इंटरनेशनल ट्रेड को प्रमोट करने के लिए और बैरियर्स लाइक कोटा, टैरिफ, इनको रिड्यूस करने के लिए गैट बनाया गया था। ठीक है, गैट के फिर बहुत सारे राउंड्स हुए, उनमें से एक राउंड है उरुग्वे राउंड। इसमें क्या था, ये रिलेटेड तो गैट से है, इसके एंड में जाके गैट ने किसको आगे, गैट से क्या हुआ था, WTO बन गया था गैट से। ठीक है, गैट ख़त्म कर दिया गया था, फिर क्या बना था, WTO। ठीक है, WTO कब बना था, 1 जनवरी 1995। देखो एक क्वेश्चन से ना हमारे 4-5 क्वेश्चन हो जाएंगे। देखो सबसे पहले तो हमने ये कर लिया, WTO कब बना, 1 जनवरी 1995। गैट कब बना, 1 जनवरी 1948। अब इनकी फुल फॉर्म कर, 2 क्वेश्चन हो गए, ये एक क्वेश्चन वैसे ही था, ये 3। अब इनकी फुल फॉर्म कर लो, WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। गैट की फुल फॉर्म क्या होती है, जनरल एग्रीमेंट
ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, ठीक है, टैरिफ एंड ट्रेड। देखो एक क्वेश्चन से 4-5 क्वेश्चन हो जाते हैं ये, ठीक। जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड किससे रिलेटेड है? अभी उर्गवे राउंड पर्टेन्स टू गैट से रिलेटेड, तो हमारा आंसर क्या होगा? गैट। नेक्स्ट ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन देखो जब भी सोल्व होगा जब आपको, ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, फॉर्मूले आते हैं तो ये क्वेश्चन होगा, अदरवाइज होगा ही नहीं, ठीक है। इसमें क्या पूछा हुआ है? मिनिमम कंजम्पशन 25, मैक्सिमम 75 कंजम्पशन दे रखी है। रीऑर्डर क्वांटिटी दे रखी है हमें 300 यूनिट्स, ठीक है। द मटेरियल रिसीव्ड विद इन 4 to 6 वीक्स फ्रॉम इशू ऑफ सप्लाई, ये टाइम हो गया 4 to 6 वीक का, ठीक है। हमने क्या निकालना है? मिनिमम लेवल एंड मैक्सिमम लेवल, ठीक है। अब इसके फॉर्मूले होंगे जब ये क्वेश्चन होगा, अदरवाइज होगा ही नहीं। सबसे पहले मिनिमम लेवल अगर निकालोगे ना, तो मिनिमम लेवल का भी क्या है? एक फॉर्मूला है जिसमें हम क्या निकालते हैं? रीऑर्डर लेवल, ठीक है। इसमें हम निकालेंगे रीऑर्डर लेवल, उसमें से हम माइनस करेंगे नॉर्मल कंजम्पशन इनटू नॉर्मल टाइम, ठीक है। अब नॉर्मल कंजम्पशन और नॉर्मल टाइम क्या होता है? पहले हमें ये कैलकुलेट करना पड़ेगा। नॉर्मल मीन्स एवरेज ले लो, क्वांटिटी कंजम्पशन का एवरेज लो। कंजम्पशन कितनी है? 25 और 75, तो इनका एवरेज ले लो। नॉर्मल कंजम्पशंस 25 + 75 डिवाइडेड बाई 200 डिवाइडेड, ये कितना आ गया? 50। ऐसे ही टाइम का ले लो, टाइम कितना है ये टाइम का? 4 + 6 10 डिवाइडेड बाई 2, तो ये कितना आ जाएगा? 5। देखो मैं आपको फॉर्मूला दिखाती हूँ, फिर पुट करते हैं। देखो मिनिमम का कैसे निकलेगा? रीऑर्डर लेवल, ठीक है, रीऑर्डर लेवल माइनस नॉर्मल कंजम्पशन, हमने निकाल लिया। नॉर्मल कंजम्पशन हमने कितना निकाला? 50 यूनिट्स का हमने कैलकुलेट कर लिया, इनटू नॉर्मल टाइम कितना आया हमारा? 5, तो ये तो कितना आ गया? 250 आ गया, ठीक है। मैक्सिमम का क्या है? रीऑर्डर लेवल, रीऑर्डर क्वांटिटी माइनस मिनिमम कंजम्पशन, मिनिमम टाइम, ठीक है। इस सबसे पहले हमने नॉर्मल कंजम्पशन निकाल लिया, दोनों को, मैक्सिमम और मिनिमम को। नॉर्मल मीन्स एवरेज ले लो बस, सिंपल। टाइम में टाइम का एवरेज ले लो, पीरियड का एवरेज ले लो बस। अब रीऑर्डर लेवल निकालना हमने। रीऑर्डर लेवल कैसे निकालते हैं? मैक्सिमम कंजम्पशन कितना था हमारा? 75 यूनिट्स का, ठीक है, इनटू मैक्सिमम रीऑर्डर पॉइंट। मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड कितना था हमारा? 6 का, तो रीऑर्डर लेवल क्या आ गया हमारा? 450, ठीक है, 450 यूनिट्स आ गया। अब इसको पुट कर दो फॉर्मूले में। फॉर्मूला क्या था मिनिमम का? रीऑर्डर लेवल, वो हमारे यूनिट्स कितनी आ गई? 450 माइनस नॉर्मल कंजम्पशन, नॉर्मल टाइम, ये हमने कैलकुलेट किया था 50 × 5, ये क्या थी? 250, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया? 200 यूनिट्स। अब देखो आंसर में कहीं 200 यूनिट्स, अब वाह जी वाह, ये देखो थर्ड है, हमें आगे कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है, हमारा यहाँ पे टाइम सेव हो जाएगा क्योंकि हमें आंसर एक मिल गया, ठीक है। बट फिर आपको करवाया नहीं, तो मैं आपको बता देती हूँ मैक्सिमम लेवल कैसे निकलेगा। देखो फॉर्मूला, रीऑर्डरिंग लेवल ये हमने निकाल लिया, कितना निकला हमारा? नीचे ये देखो, ये हमारा निकल गया 450 प्लस में रीऑर्डर क्वांटिटी कितनी थी? 300 यूनिट्स, ठीक है। रीऑर्डर क्वांटिटी कितनी है हमारी? 300 यूनिट्स माइनस मिनिमम कंजम्पशन 25 यूनिट्स की थी, इनटू मिनिमम रीऑर्डर पीरियड। मिनिमम कितना था रीऑर्डर पीरियड? 4 वीक्स, तो ये हो गया 750 माइनस ये हमारा आ गया 650, ठीक है। चेक भी कर लो, देखो 200 और 650, ठीक है। नेक्स्ट है हु गिव द कंसेप्ट ऑफ हायरार्की ऑफ नीड्स। ये मास्लो और लीडरशिप, ये जो लीडरशिप और मोटिवेशन की थ्योरी तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। किसने दी थी? मैंने आंसर ही बोल दिया, हायरार्की ऑफ नीड्स किसने दी थी? मास्लो, ठीक है। हायरार्की ऑफ नीड किसने दी थी? मास्लो ने दी थी। ऐसे ही और थ्योरीज भी आती हैं। 2 फैक्टर थ्योरी किसने दी थी? हजबर्ग ने दी थी, ठीक है। 2 फैक्टर थ्योरी हजबर्ग ने दी थी। इसकी जितनी भी थ्योरीज है ना, सारी की सारी कर लेना, ठीक है। SDR पॉपुलरली नोन एज SDR, सबसे पहले इसकी फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। SDR मीन्स स्पेशल ड्राइंग राइट्स, ठीक है। स्पेशल ड्राइंग राइट्स किसका है? IMF का है। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं पेपर गोल्ड। बहुत इजी क्वेश्चन था ये तो। विच कर्व शोज द रिलेशनशिप्स बिटवीन टैक्स रेट एंड द अमाउंट टैक्स रिवेन्यू कलेक्टेड। देखो इसके ऑप्शन से देखो, प्रोडक्शन कर्व तो आपने पढ़ ही रखा है इको में, ठीक है, ये आपको लग ही रहा होगा। प्रोडक्शन कर्व तो नहीं है, रिवेन्यू कर्व भी नहीं है। अब कन्फ्यूजन कहाँ हो सकती है? 1st and 4 में, ठीक है। अब देखो ये क्या बताता है, ये देखो डायग्राम से समझते हैं। किसने दिया था? सबसे पहले नाम से ही पता लग रहा है ये
इकोनॉमिस्ट थे, लाफर ने दिया था, इसलिए तो इसको लाफर कर्व कहते हैं। क्या बताता है? टैक्स रिवेन्यू कलेक्टेड, गवर्नमेंट ने कितना कलेक्ट किया और उसकी रेट किया, उसमें रिलेशनशिप बताता है। देखो ये कहता है कि अगर टैक्स रेट, ये T1 है टैक्स रेट, ठीक है, तो रिवेन्यू कितना है R1। टैक्स रेट हमने T1 से क्या की T2, तो हमारा रिवेन्यू देखो क्या हो गया, R1 से R2 इंक्रीज हो गया। फिर हमने टैक्स रेट क्या कर दी, T2 से T3 और इंक्रीज, तो हमारा रिवेन्यू देखो यहाँ से, अब ये रिवेन्यू हमारा कहाँ हो गया, ये यहाँ आ गया, हमारा रिवेन्यू क्या हो गया, और इंक्रीज हो गया। तो कहता है जैसे जैसे आप टैक्स रेट इंक्रीज करोगे ना, आपका रिवेन्यू भी इंक्रीज होगा, बट एक लिमिट तक। अब ये लिमिट है, अब इस लिमिट के बाद भी मैं इंक्रीज कर दूँ, इस लिमिट के बाद भी मैं तो क्या, गवर्नमेंट इंक्रीज करेगी। देखो टैक्स रेट क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, ठीक है। जैसे ही टैक्स रेट इंक्रीज हुआ तो देखो रिवेन्यू क्या हो गया, अब यहाँ डिक्रीज होना शुरू हो गया, यहाँ आ गया अब रिवेन्यू, ठीक है। अब कहाँ आ गया, यहाँ, अब रिवेन्यू क्या होगा, डिक्रीज। यानी कि एक लिमिट तक अब करते हो तो टैक्स रेट इंक्रीज करने से टैक्स रिवेन्यू इंक्रीज होगा, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, कौन सा बताएगा, वो आएगा लाफर कर्व। व्हाट विल बी द फाइनेंशियल लीवरेज इफ सेल्स 1 लाख यूनिट्स और 2 लाख वेरिएबल, ये यूनिट्स में दे रखी है और ये रुपीज़ में, ठीक है। वेरिएबल कॉस्ट है 0.70, फिक्स कॉस्ट है 65 और इंटरेस्ट। देखो फाइनेंशियल लीवरेज इजी क्वेश्चन, अगर आपको फॉर्मूला आता है, फाइनेंशियल लीवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, EBIT डिवाइडेड बाय EBT। अब EBIT क्या है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, अर्निंग बिफोर टैक्स, ठीक है। अब EBIT कैसे निकलेगा, सबसे पहले सेल्स उठाओ, सेल्स कितनी है 2 लाख सेल्स, फिर माइनस वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट कितनी है 0.70 पर यूनिट, यूनिट कितनी है 1 लाख, 1 लाख इंटू 0.70, तो ये आ जाएगा 70,000 आ गया ना, 70,000, तो ये हो गया 130 रह गया, ठीक है। माइनस वेरिएबल कॉस्ट लेस कर दी, अब क्या करो, फिक्स कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट फिक्स है कितनी है 65, 65 लेस कर दो, कितना आ गया हमारे पास 65 रिमेनिंग हो गया, ठीक है। ये हमारा क्या आ जाएगा, सारी कॉस्ट लेस करने के बाद क्या आ गया, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आ गया हमारे पास, ठीक है। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स माइनस इंटरेस्ट कर दो, माइनस इंटरेस्ट, इंटरेस्ट कितना है 15,000। देखो सब कुछ गिवन है, कुछ नहीं करना हमें, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, इंटरेस्ट लेस होने के बाद अर्निंग बिफोर टैक्स ही कितनी होगी 50,000, कर दो पुट। देखो EBIT हमने कैलकुलेट कर लिया और EBT भी क्या है हमने निकाल लिया, ठीक है। अब इसको फॉर्मूले में लगाएंगे, देखो EBIT कितना है हमारा 65 डिवाइडेड बाय EBT, EBT कितना है हमारा 50, सीधा 113 आ गया ना, ये कट गई 13, ये आ जाएगा 1.3, ये आ जाएगा आंसर, क्या आएगा हमारा 1.3 टाइम्स, ठीक है। फाइनेंशियल लीवरेज 1.3 टाइम्स। टेलिंग पीपल व्हाट टू डू एंड सीइंग दैट दे डू इट टू द बेस्ट ऑफ देयर एबिलिटीज़ को क्या कहते हैं, आप लोगों को ये बता रहे हो कि काम को कैसे करना है और फिर देख रहे हो सही कर रहे हैं नहीं कर रहे, तो क्या है, ये है डायरेक्शन, ये क्या है डायरेक्शन। मोटिवेट में तो आप मोटिवेट करोगे, देखो, ठीक है। तो इसमें इजी सा क्वेश्चन था, इसमें ऑप्शन से ही हो जाता है, अगर नहीं भी पता हो तो क्या, आप लोगों को बताना और फिर देखना वो क्या होती है डायरेक्शन, आप लोगों को बता रहे हो। देखो टेलिंग पीपल, टेलिंग मीन्स आप बता रहे हो, डायरेक्ट कर रहे हो। विच अमंग द फ्लोइंग इज द स्टैटिस्टिकल मेजर दैट इंडिकेट्स द पीकनेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, पीक के बारे में कौन बताता है, पीक के बारे में क्या कौन बताएगा, पीक के बारे में बताएगा कर्टोसिस, ठीक है। पीक के बारे में कौन बताता है, कर्टोसिस। कोरिलेशन क्या बताता है, रिलेशनशिप बताता है। स्क्यूनेस पॉजिटिव स्क्यूड है या नेगेटिव स्क्यूड है, स्क्यूनेस बताता है ये, ठीक है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, नॉर्मल है तो उसमें स्क्यूनेस नहीं होती, जब लैक ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन तो वो स्क्यूनेस होता है। मीन मीन्स एवरेज हो गया, ठीक है। अब कर्टोसिस क्या होता है, देखो ये पीक बताता है, 3 पीक्स होती हैं, ठीक है। देखो इसकी 3 पीक होंगी, ये पीकनेस बताएगा, ठीक है। 1, फिर ये बनेगी 2, फिर ये फ्लैट टाइप में बन जाए, ठीक है। देखो सबसे ऊपर होता है, देखो इसको याद, इसमें 3 पीक होंगी, इसको याद भी कैसे कर, सबसे ऊपर है ना, ठीक है, लॉन्ग है ये सबसे, तो इसको कहेंगे लेप्टोकर्टिक। फिर बीच में मिड में है मेसोकर्टिक, फिर प्लेटोकर्टिक, देखो, ठीक है। अब डायग्राम देखो इसका, देखो ये सबसे ऊपर है ना, देखो लॉन्ग है सबसे, तो सबसे ऊपर क्या हो गया लेप्टोकर्टिक। मिड में है, ठीक है, इसको याद कैसे करोगे, मिड में है मेसोकर्टिक, ठीक है। ये क्या है सबसे नीचे फ्लैट है,
तो ये क्या आएगा, फ्लैट है तो प्लेटिकर्टिक, फ्लैटिक ऐसे फ्लैट प्लेटिकर्टिक, ठीक है, इसे याद कर लो। मिड में एम से मिड, एम से मेसो, एल से लॉन्ग, एल से लेप्टो, ठीक है, लेप्टोकर्टिक, मेसोकर्टिक और प्लेटोकर्टिक, ये क्या है, पीक बताते हैं, ठीक है। तो पीकनेस कौन बताएगा, कर्टोसिस बताएगा। अकॉर्डिंग टू हर्से एंड ब्लैंचार्ड सिचुएशनल अप्रोच है, ठीक है, हर्से और ब्लैंचार्ड की क्या है, सिचुएशनल अप्रोच टू लीडरशिप। देखो लीडरशिप का क्वेश्चन भी आ गया ना। द पार्टिसिपेटिंग स्टाइल ऑफ लीडरशिप हैज, देखो इसका एक डायग्राम होता है, उस डायग्राम से होता है। ये क्या पूछ रहा है, पार्टिसिपेटिंग स्टाइल पूछ रहा है। पार्टिसिपेटिंग स्टाइल में क्या होता है, ठीक है, हाई टास्क होगा, लो रिलेशनशिप, या हाई टास्क एंड हाई रिलेशनशिप। इसका एक देखो डायग्राम है, इसमें देखो यहाँ पे हमने क्या दिखाया, रिलेशनशिप बिहेवियर, और यहाँ हमने क्या दिखाया, टास्क बिहेवियर। इसने कौन सा स्टाइल, जैसे 4 स्टाइल हैं, देखो पार्टिसिपेटिंग, सेलिंग, डेलीगेटिंग और टेलिंग, ठीक है। सेलिंग में क्या है, हाई बिहेवियर और हाई टास्क है, ठीक है। अब उन्होंने क्या पूछा है, उसने हमसे पूछा है पार्टिसिपेटिंग स्टाइल का बताओ। अब पार्टिसिपेटिंग स्टाइल में क्या होता है, रिलेशनशिप बिहेवियर तो क्या है, हाई है, बट टास्क बिहेवियर क्या है, लो, हमें ये उठाना है, ठीक है। हाई रिलेशन, पार्टिसिपेटिंग पूछा है, हाई रिलेशनशिप बिहेवियर और लो टास्क बिहेवियर। देखो लो टास्क, हाई रिलेशनशिप, लो टास्क, ये हाई, ये लो टास्क और हाई, ये आंसर आ जाएगा हमारा 3। पार्टिसिपेटिंग स्टाइल कैसा है, जहाँ लो टास्क और हाई रिलेशनशिप है। 134 है, एंटरिंग फॉरेन मार्केट्स बाय ज्वाइनिंग विद फॉरेन कंपनी। देखो बाय ज्वाइनिंग, आप क्या कर रहे हो, ज्वाइन कर रहे हो फॉरेन कंपनीज को, किस लिए, टू प्रोड्यूस और मार्केट ए प्रोडक्ट और सर्विस, तो उसको क्या कहेंगे, हम कहेंगे ज्वाइंट वेंचर, ठीक है। आपको और टर्म्स भी पता होनी चाहिए। देखो लाइन एक्सटेंशन क्या होता है, सपोज मैं ये क्या बना रही हूँ, आइसक्रीम, मैं आइसक्रीम सेल कर रही हूँ, ठीक है, मेरे पास वो वनीला फ्लेवर भी है, ठीक है, बटर स्कॉच फ्लेवर भी है, ठीक है, ये मैं ऑलरेडी सेल कर रही हूँ। अब मैंने एक न्यू फ्लेवर, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर, ठीक है, न्यू फ्लेवर बनाया, न्यू फ्लेवर सेल करने लगी मैंने, स्ट्रॉबेरी, ठीक है, स्ट्रॉबेरी। तो मेरी ये क्या है, पहले 2 थे अब 3, ये होती है लाइन एक्सटेंशन, ठीक है। आप कोई नई पैकेजिंग कर रहे हो या नया फ्लेवर ला रहे हो तो वो होती है लाइन एक्सटेंशन। ज्वाइंट वेंचर मीन्स जब एक कंपनी मार्केट, उसके पास मार्केट की प्रॉब्लम हो रही है, उसको क्या किस चीज़ की प्रॉब्लम अगर उसको लगती है तो दूसरी कंपनी के साथ क्या करती है, वो ज्वाइंट वेंचर कर लेती है, ठीक है। ज्वाइंट वेंचरिंग होगा, ज्वाइन कर लेती है दूसरी कंपनी को। मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्टिंग में क्या होता है, जैसे ये होटल हैं, बड़े बड़े होटल होते हैं, 5 स्टार होटल होते हैं, तो इनके पास अच्छी मैनेजमेंट होती है, तो इनसे आप कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो कि हमने भी होटल खोलना है, तो आप हमारे होटल में अपनी मैनेजमेंट कंसल्टेंसी दीजिए, अपने सर्विसेज दीजिए, उसका कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो आप। वो आपको आएंगे और सब कुछ सिखाएंगे, कैसे सर्व करना है, कैसे करना है, वो होता है मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्टिंग। मैनेजमेंट के लिए आपने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। एक्सपोर्टिंग, आप सेल और परचेज कर रहे हो, बट कहाँ पे है, तो सेल परचेज, बट कहाँ, फॉरेन में, तो उसको सेल परचेज नहीं कहते, उसको कहते हैं एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट, ठीक है। सेल परचेज करते हैं, लेकिन हम जब बाहर कर देते हैं इंडिया से बाहर, तो उसको सेल परचेज वर्ड यूज नहीं करके हम वर्ड यूज करेंगे एक्सपोर्ट। अगर आप बाहर भेज रहे हो एक्सपोर्ट, बाहर से मंगवा रहे हो तो इम्पोर्ट। तो जिसको डिटेल में पढ़ना है पढ़ लेना। लाइन एक्सटेंशन, मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, वन कंपनी प्रोवाइड्स अनदर कंपनी विद मैनेजरियल एक्सपर्टाइज फॉर ए स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। वो क्या करती है, एक टाइम पीरियड तक आपको हम सारी वो अपनी सर्विसेज देती है, ठीक है। ज्वाइंट वेंचर भी देख लो, ठीक है। फैक्टर्स दैट अफेक्ट कंज्यूमर बाइंग पावर एंड स्पेंडिंग पैटर्न, ठीक है। वो फैक्टर जो बाइंग, देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो ये वाला क्वेश्चन है ना, ठीक है, उसको क्या कहते हैं। देखो जो इन्वायरमेंट के 2 फैक्टर्स होते हैं इसके, जो है एक होगा इंटरनल इन्वायरमेंट इसके बिजनेस इन्वायरमेंट में, एक क्या होता है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, ठीक है। फिर आगे इंटरनल इन्वायरमेंट में क्या है, फिर एक्सटर्नल के 2 पार्ट है, माइक्रो और मैक्रो। ये इंपॉर्टेंट है, माइक्रो में क्या क्या आएगा, कस्टमर, कंपटीटर, सप्लायर्स, ठीक है। मैक्रो में क्या क्या आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, डेमोग्राफिक, इकोनॉमिक, टेक्नोलॉजिकल, पॉलिटिकल, ऐसे। फिर इनके आगे सब पार्ट्स हैं, डेमोग्राफिक में क्या है, इकोनॉमिक में क्या है, टेक्निकल में क्या है, पॉलिटिकल और कल्चरल में क्या है, यही पूछा हुआ है आगे उनका सब पार्ट कि पावर और स्पेंडिंग पैटर्न की किसका पार्ट है, ये है इकोनॉमिक इन्वायरमेंट का, ठीक है। इन द मॉडल ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर गिवन बाय फ्लिप कोटलर ने एक मॉडल दिया कंज्यूमर बिहेवियर का, ठीक है। कहता है कि व्हाट कॉन्स्टिट्यूट द मार्केटिंग स्टिमुली। स्टिमुली क्या, देखो उन्होंने 2 टाइप की, कोटलर ने 2 टाइप की स्टिमुली बताई, ठीक है। एक बताई मार्केट स्टिमुली, ठीक है, और दूसरी बताई थी उसने अदर स्टिमुली, या इन्वायरमेंटल स्टिमुली भी कह देते हैं इसको, अदर स्टिमुली। 2 स्टिमुली बताई, मार्केट और अदर, ठीक है। जो मार्केट स्टिमुली बताई ना उन्होंने, उसमें क्या बताया, प्रोडक्ट प्राइस
प्लेस, प्रमोशन या कम्युनिकेशन, ठीक है, कुछ भी लगा लो, प्रमोशन या कम्युनिकेशन। तो उसने क्या, ये क्या है, ये क्या बन गए हमारे 4 P's बन गए हमारे। तो जो मार्केटिंग स्टिमुली में क्या था, वो क्या थे हमारे 4 P's। देखो इसका डायग्राम देखो, ये कंज्यूमर बिहेवियर का मॉडल दिया था फिलिप कोटलर ने, उसने क्या 2 स्टिमुली बताई, मार्केटिंग और अदर। मार्केटिंग में क्या आया, प्रोडक्ट, सर्विस, प्रोडक्ट, प्राइस, डिस्ट्रीब्यूशन या प्लेस, कम्युनिकेशन या इसको क्या कहते हैं, प्रमोशन भी कहते हैं, ठीक है, प्रमोशन। तो ये क्या बन गए हमारे 4 P's। अदर में क्या था, इकोनॉमिक, टेक्नोलॉजिकल, पॉलिटिकल और कल्चर स्टिमुली बताई, ठीक है। फिर उन्होंने बताया कंज्यूमर में क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स होती हैं। फिर उसमें बाइंग डिसीजन प्रोसेस कि कैसे प्रोसेस, ये इंपॉर्टेंट है भाई, बाइंग डिसीजन प्रोसेस के स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, प्रॉब्लम को रिकॉग्नाइज करते हैं, ठीक है। फिर हमें कोई चीज़ चाहिए, ठीक है, हमें पता लग गया हमें ये चीज़ चाहिए, फिर हम उससे रिलेटेड क्या करेंगे, इन्फॉर्मेशन सर्च, वो मार्केट में कहाँ मिलेगी, ठीक है। फिर 2 हमने मिल गई हमें, फिर हम उनमें कंपेयर करेंगे 2-3 चीज़ ब्रांड में, फिर कौन सा ब्रांड सही है कौन सा नहीं है, फिर कंपेयर करेंगे, फिर हम डिसीजन कर लेंगे हमने एक लेना है। और उसके बाद हम पोस्ट परचेज बिहेवियर, हमें उससे सेटिस्फाइड, लेने के बाद सेटिस्फेक्शन हुई या नहीं हुई, ठीक है। अब तुम्हारा आंसर हो गया ये 4 P's, ठीक है। इन द मैनेजरियल ग्रिड डेवलप्ड बाय ब्लैक एंड माउंटेन, ये जो ग्रिड बहुत इंपॉर्टेंट है भाई ये, ठीक है। ए मैनेजर हु हैज हाई कंसिडरेशन फॉर प्रोडक्शन बट लिटिल कंसर्न फॉर पीपल इज नोन एज। देखो बच्चे, एस्टेट बहुत टफ नहीं है, लोग सोचते हैं कि बहुत टफ है, मैंने खुद ने 3 टाइम्स क्वालिफाई कर रखा है एस्टेट। बस थोड़ा आपको क्या करना है, 11th और 12th का बेसिक क्लियर करना है अपना सारा, उसके बाद सिलेक्टेड आप पढ़ते जाओ, बस पीजी लेवल का सब नहीं पढ़ना है, पीजी लेवल का सिलेक्टेड पढ़ते रहो आप। देखो इन द मैनेजर, ये जो दे रखा है वो क्या कह रहा है, हाई कंसिडरेशन फॉर प्रोडक्शन एंड लिटिल कंसर्न फॉर पीपल, वो कौन सा मैनेजमेंट का लेवल है। देखो इसका एक ग्रिड है, वो ग्रिड देखो आप, इसमें एक ही बात ध्यान रखने वाली है, जो नंबर, जो आगे वाला नंबर है ना, वो क्या है, कंसर्न फॉर प्रोडक्शन, ठीक है, बस यही बात याद रखनी है और कुछ नहीं करना। इस ग्रिड में जो फर्स्ट नंबर है वो प्रोडक्शन को डिनोट कर रहा है, और जो सेकंड नंबर है वो किसको डिनोट कर रहा है, वो कर रहा है कंसर्न फॉर पीपल, बस और कुछ नहीं है इस ग्रिड में, ठीक है। देखो इस ग्रिड को भी लर्न भी करवा दूंगी, ठीक है। यहाँ हमने क्या दिखाया, प्रोडक्शन, यहाँ हमने क्या दिखाया, कंसर्न फॉर पीपल। अब 1 नंबर है, ठीक है, 1 मीन प्रोडक्शन कितना हो रहा है, 1, लो, पीपल भी क्या, लो, तो इम्पूअर, इसको हमें इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है, ठीक है। अब फिर यहाँ देखो, यहाँ क्या है, आगे वाला नंबर किस चीज़ का है, फ्रंट वाला नंबर, वो है हमारा प्रोडक्शन तो 9 अच्छा हो रहा है, पूरा फुल स्केल पे प्रोडक्शन है, बट रिलेशन क्या है, रिलेशन लो है, मीन्स ये कैसा हो गया, अथॉरिटी वाला, इसमें क्या है, अथॉरिटेरियन हो जाएगा, अथॉरिटी दी जाती है, आपको ऐसे काम करना ही करना है, रिलेशनशिप को कोई इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती, ठीक है। बीच का हो गया, दोनों को इक्वल इंपॉर्टेंस दे रहा है, 5 उसको इंपॉर्टेंस और 5 ही उसको इक्वल इंपॉर्टेंस दे रहा है, ठीक है। मिडल हो गया ये, मिड का, ठीक। यहाँ पे क्या है, 1, प्रोडक्शन के लिए कितना है, फर्स्ट क्या था, प्रोडक्शन लो, प्रोडक्शन तो क्या है, लो, बट रिलेशनशिप क्या है, हाई, ठीक है, रिलेशनशिप हाई। यहाँ क्या है, दोनों ही हाई हैं, रिलेशनशिप भी हाई है और प्रोडक्शन भी हाई है, ठीक है। टीम मैनेजमेंट, इसको क्या कहते हैं, टीम मैनेजमेंट 9 को, इसको क्या कहते हैं, कंट्री क्लब कहते हैं इसको। ये मिड का तो याद ही रह जाएगा सबको, 5 है, ठीक है। देखो यहाँ 11 की टेबल होगी, देखो 11 मिड में 55, लास्ट में 99, याद रह जाएगा, 11, 55 और 99, ये देखो टेबल बन गई 11 की, ठीक है, आपको ऐसे याद रह जाएगा, ठीक है। अब 91 देखो, 91, अब यहाँ से 91 से अब हमने क्या आना है, यहाँ बैक पे आ रहे हैं हम, ठीक है, रिवर्स काउंटिंग कर रहे हैं, रिवर्स तो क्या आ जाएगा, 91, ऐसे याद कर लो, ठीक है। फिर इसका अपोजिट यहाँ पे आ जाएगा, 91 का अपोजिट 19 हो गया, ठीक है, हो जाएगा। अब इसमें ये भी याद करना तुम, ये मिड रोड होगी, ये टीम मैनेजमेंट होगी, ये हो गया कंट्री क्लब, ठीक है, कंट्री क्लब। अब उन्होंने क्वेश्चन में क्या पूछा, हाई कंसिडरेशन फॉर प्रोडक्शन के लिए क्या है, हाई, और लिटिल कंसर्न फॉर पीपल। देखो प्रोडक्शन के लिए हाई और उसके लिए लिटिल, तो हमारे क्या होगी, प्रोडक्शन के लिए क्या होगी, प्रोडक्शन के लिए तो हाई है, लिटिल कंजप्शन हमारा क्या हो गया, 9-1 हो गया हमारा, ठीक है। हमारा क्या हो गया, कौन सा मैनेजमेंट होगी, 9-1, अथॉरिटी वाली है ये मैनेजमेंट, ठीक है। अब नेक्स्ट है 138, द डिफरेंस बिटवीन व्हाट ए कंज्यूमर इज विलिंग टू पे फॉर ए कमोडिटी एंड व्हाट ही एक्चुअली डज पे फॉर इट। उसको क्या कहते हैं, देखो एक कंज्यूमर कितने पैसे देना चाहता है
ठीक है, कितना पे करना चाहता है और उसने जो पे किया वो क्या होती है। देखो दो होती है हमारे पास, एक कंज्यूमर सरप्लस और एक प्रोड्यूसर। मैं कंज्यूमर हूँ, ठीक है, मैं किसी गुड्स के लिए मार्केट में सोच के गई, अगर मेरे को ये चीज़ ना जैसे हम कई बार सोचते हैं, हम ड्रेस वगैरह लेने जाते हैं, अरे हम 1000 तक की ड्रेस हम आराम से ले लेंगे, मैं 1000 तक पे करने को तैयार हूँ, और मैं मार्केट में गई, ठीक है, मुझे वो कितने में मिल गई, 900 में मिल गई, ठीक है, 1000 में पे करने को रेडी हूँ, और मुझे एक्चुअल में मेरे को जो मिली वो एक्चुअल में कितने की मिली, 900 में, तो मेरे पास क्या हो गया, 100, मुझे बेनिफिट हो गया ना। ये हमारी क्या है, कंज्यूमर सरप्लस, यही कंज्यूमर सरप्लस है ना। ये जी देखो, जो कंज्यूमर पे करना चाहता है और जितने उसने पे किए वो क्या है, कंज्यूमर सरप्लस। कई बार हम ऐसा होता भी है हमारे साथ ना, 1000 पे करना चाहती थी, एक्चुअल में मुझे 900 में मिल गई, तो मेरी कंज्यूमर सरप्लस होगी 100। इसी का ही रिवर्स क्या होता है, प्रोड्यूसर सरप्लस। देखो डायग्राम से देखो, ये क्या है हमारे, ये मेरे को मिल गई ना 900 में, ठीक है, मैं पे कितना करना चाहती थी, 1000, 900 में मेरे को मिल गई, तो मेरी ये कितनी, ये क्या होगी, मेरी कंज्यूमर सरप्लस। ऐसे ही प्रोड्यूसर का होता है, प्रोड्यूसर कितने में देना चाहता था, 800 में 800 में वो देने को रेडी है, पर उसे 900 मिल गए, ठीक है, किसी कस्टमर ने कम ही नहीं करवाए पैसे, उसे 900 मिल गए, तो वो क्या हो जाती है, प्रोड्यूसर सरप्लस, प्रोड्यूसर को बेनिफिट हो गया, ठीक है। यहाँ बीच में ये देखो, ये डिमांड कर्व है, इधर से सप्लाई कर्व है, तो ये यहाँ क्या होगा, इक्विलिब्रियम पॉइंट। प्रोड्यूसर सरप्लस कहाँ है, ये देखो, ये डिमांड से तो नीचे, डिमांड कर्व के नीचे होगी, और ये सप्लाई कर्व के ऊपर होगी, कंज्यूमर सरप्लस। नेक्स्ट है व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्योरली कॉम्पिटिटिव मार्केट। प्योरली कॉम्पिटिटिव मार्केट की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, फ्यू सेल, लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर, फ्यू सेलर फ्यू बायर्स। इसमें क्या होता है, लार्ज नंबर ऑफ सेलर और लार्ज नंबर ऑफ बायर होते हैं, ठीक है। Who is considered father of scientific, most important father of scientific measurement, FW टेलर, सभी को आता ही होगा ये तो। OTP, ये भी सभी को पता होगा, आजकल फोन्स में OTP है ना, OTP आता है ना आजकल, क्या होती है, वन टाइम पासवर्ड, फुल फॉर्म क्या है, वन टाइम पासवर्ड। विच अमंग द फ्लोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर और रिवेन्यू। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होते हैं, जो मोर देन 1 ईयर, ग्रेटर देन 1 ईयर, ठीक है, और रिवेन्यू जो 1 साल से कम। अब कौन सा कह रहा है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर है, रेंट रिवेन्यू है, कमीशन डिविडेंड रिवेन्यू है। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है, जब एसेट वगैरह की होती है, वो है फर्नीचर, ठीक है। आंसर 4। अंडर विच एक्ट मिनिमम अल्टरनेटिव मैट टैक्स है। मैट जो कह रहा है कब इंट्रोड्यूस किया था, इसका तो सेक्शन पूछा हुआ है भाई, ये तो लर्निंग का क्वेश्चन है, लर्न करना पड़ेगा। सेक्शन क्या है इसका, मैट का सेक्शन है 115J, 115J इसका है। मैट का क्या है हमारे पास आंसर, 115, कौन सा ऑप्शन हो गया, ये 115, ये फर्स्ट ही ऑप्शन हो गया, ठीक है। हमारा ऑप्शन क्या है, 115J, ठीक है। मैट का इनकम टैक्स का लर्न करना पड़ेगा ये आपको, 115J। द प्रैक्टिस ऑफ सेलिंग बिलो कॉस्ट, ठीक है, आप उससे भी जो है कॉस्ट से भी कम बेच रहे हो, ठीक है, किसके लिए, किस चक्कर में, डिस्ट्रॉय कॉम्पिटिटर को बाहर भगाना है, ठीक है। तो वो कौन सी होती है, वो स्ट्रेटजी हमारी होती है ये लॉस लीडर प्राइसिंग, या ये होती है हमारी प्रीडेटरी, ठीक है। लॉस लीडर नहीं, प्रीडेटरी होती है ये हमारी, ठीक है। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में क्या होता है, आप एक प्राइस पे भाई प्राइस, किसी को आपने 10 में चीज़ दे दी, किसी को 20 में, प्राइस का डिफरेंस देखने को मिलता है, अलग अलग प्राइस पे आपने डिस्क्रिमिनेट कर रहे हो, प्राइस को अलग अलग प्राइस पे दे रहे हो, ठीक है। और पेनिट्रेशन में क्या होता है, अगर आपको मार्केट में एंटर करना है तो आप लो प्राइस रखते हो उसमें भी, ठीक है। उसमें आप इसमें यहाँ आप मार्केट को कैप्चर करते हो, यहाँ आप क्या करते हो, कॉम्पिटिटर को डिस्ट्रॉय करते हो, ठीक है। तो ये आएगा प्रीडेटरी प्राइसिंग। विच अमंग द फ्लोइंग इज नॉट वन ऑफ द फेमस कमेटी अपॉइंटेड फॉर एग्जामिनिंग क्रेडिट लिमिट्स फॉर कॉमर्शियल बैंक्स इन रिस्पेक्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। देखो भी ध्यान से देखना, नोट पूछा हुआ है, कौन सी जो इंपॉर्टेंट कमेटी जो है, कौन सी कमेटी जो इंपॉर्टेंट है, जो नहीं है उससे रिलेटेड, ये नहीं है रिलेटेड, SS व्यास कमेटी, यानी कि KB कोर और VT दहेजिया और प्रकाश टंडन कमेटी फेमस है ये। टंडन कमेटी ये सब किससे रिलेटेड है, ये सब रिलेटेड हैं वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। ये आपने FM में वर्किंग कैपिटल के लास्ट में आपने ये पढ़ी भी होंगी सारी कमेटीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कैलकुलेट द बैलेंस एज पर पासबुक। देखो ये बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट का प्रैक्टिकल उठा के दे रखा है इन्होंने, ठीक है। क्लास 11th का है ये बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट BRS का, ठीक है। प्रैक्टिकल सोल्व करो, कोई नहीं, इजी दे रखा है। डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, बैलेंस कितना दिया है हमें, उठाओ
और ये ध्यान रखो किसका है, ये कैश बुक का है। हमें कैलकुलेट किसका करना है, हमें पासबुक का लाना है। ठीक है, देखो चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। चेक इशू कर दिया हमने, ठीक है, बट हमने जब चेक इशू किया हमने तो अपने कम कर दिए होंगे बैंक कैश बुक में, बट बैंक में अभी तक प्रेजेंट ही नहीं किया। बैंक में अभी तक प्रेजेंट ही नहीं किया तो बैंक ने हमें माइनस नहीं कर रखा ना, बैंक ने हमें क्या कर रखा है, प्लस। तो वापस प्लस कर दो, हमें पासबुक का निकालना है तो इसको ऐड कर दो। ठीक है, ये प्लस हो गया। चेक डिपॉजिट इनटू बैंक, चेक बैंक में हमने जमा करवाया बट नॉट येट कलेक्टेड एंड क्रेडिटेड बाय द बैंक। पर बैंक ने अभी तक हमें क्या कर रखा है, हमने जमा करवाया पर बैंक ने हमें क्रेडिट कर ही नहीं रखा अभी तक, तो हमें बैंक ने अभी तक हमें माइनस कर रखा है। तो हम भी क्या करेंगे, जैसे बैंक करता है ना वैसे वैसे करते जाओ पासबुक का उठा के। ठीक है, ये क्या हो गया, ये माइनस कर दिया हमने। उस इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक, बैंक ने हमें इंटरेस्ट क्या करा, हमें अलाउड कर दिया बैंक ने। ठीक है, अलाउ कर रखा है ये हमें। ठीक है, हिंदी में देखो ब्याज दिया बैंक ने हमें प्लस कर रखा है तो हम भी क्या करेंगे, कर देंगे प्लस। ये कितना हो गया, 22850 हो गया। उसके बाद बैंक चार्जेस, भैया काट लिए पैसे बैंक ने, कितने करें, 250 माइनस कर रखा है बैंक ने। हम भी क्या करेंगे, अपने आप को जैसे बैंक ने करना है वैसे ही हमने कर रखा होगा, जैसे बैंक ने वही हमने कर देना है बस। ये हमारे क्या हो गए, 22600। एक और एंट्री आ गई, बैंक पेड इंश्योरेंस प्रीमियम एज पर आउटस्टैंडिंग ऑर्डर बट नो इन्फॉर्मेशन हैज़ बिन गिवन टू अस 3500। बैंक ने क्या किया, हमारी तरफ से इंश्योरेंस पे कर दिया, पर क्या है बैंक ने हमें बताया नहीं, पे कर दिया तो बैंक ने हमें माइनस कर दिया होगा, तो हम भी अपने आप को माइनस कर देंगे। 19100, ये हमारा सेकंड आंसर आ गया, 19,100। ठीक है, ए डैश डिक्लेयर्स दैट एनी एक्ट कॉन्ट्रेरी और इन एक्सेस ऑफ द स्कोप ऑफ द एक्टिविटी ऑफ कंपनी, हमने किया भी था, ये नवंबर के पेपर में आ रहा था, विल बी नल एंड वॉइड एंड नॉट बाइंडिंग। कहता है कि ये क्या होता है, ये होता है डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायरस। हमने किया भी था कि कंपनी अगर अपनी लिमिट से, अपनी पावर से बाहर जाके कोई कॉन्ट्रैक्ट करती है तो कंपनी का कोई भी पर्सन उसको वैलिड नहीं ठहरा सकता। ये हमने नवंबर के पेपर में किया भी था। विच रेशियो इज कैलकुलेटेड टू नो द एक्सटेंशन ऑफ आउटसाइडर फंड एंड शेयर होल्डर फंड। कहता है कि आउटसाइडर फंड और शेयर होल्डर फंड की बात कर रहा है, तो वो कौन सी रेशियो होती है, सिंपल, ये बाहर का है तो क्या होता है, बाहर का डेट। शेयर होल्डर फंड क्या होते हैं, हमारी इक्विटी, तो डेट बटे इक्विटी, डेट इक्विटी रेशियो। विच अमंग द फ्लोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ जीरो बेस बस्टिंग। जीरो बेस बस्टिंग की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है, जीरो बेस बस्टिंग में क्या फ्लेक्सिबिलिटी होती है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन। जीरो बेस बस्टिंग, पहले तो ये पता होता क्या है, जीरो बेस बजट वो होता है जब हम लास्ट ईयर के बजट को बेस नहीं मानते, हर साल न्यू बजट जीरो से स्टार्ट करते हैं, स्क्रैच से स्टार्ट करते हैं, उसे कहते हैं जीरो बेस बस्टिंग। ठीक है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या नहीं होती, ये दोनों तो होती है, मोर इफेक्टिव ये नहीं होती। ठीक है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है इसकी, फ्लेक्सिबिलिटी होती है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज है, टारगेट ओरिएंटेड टेक्निक है, क्या नहीं है, मोर इफेक्टिव बजटिंग कंट्रोल नहीं है। ये लास्ट क्वेश्चन है 150, द सिलेक्शन बेस्ड ऑन सम क्राइटेरिया फॉर 2 और मोर पॉसिबल। आपके पास ऑप्शन है, ये चूज करूँ, ये चूज करूँ या ये चूज करूँ, चूज का ऑप्शन है, तो आप क्या कर रहे हो, डिसीजन ले रहे हो। ठीक है, तो उसको क्या कहेंगे हम, डिसीजन मेकिंग। जब हम ये, इसकी डेफिनेशंस भी है, द सिलेक्शन बेस्ड ऑन सम क्राइटेरिया फ्रॉम 2 और मोर पॉसिबल अल्टरनेटिव्स क्या है, डिसीजन मेकिंग। ठीक है, थैंक यू गाइस फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग। प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।